Next question. Light of wavelength lambda which is less than threshold wavelength. You see, if frequency is less than threshold frequency, then no emission occurs. But if wavelength is greater than threshold, then no emission occurs. तो यहाँ पे wavelength is less than threshold, मतलब emission will occur. So light of wavelength lambda, which is less than threshold wavelength, is incident on a photosensitive material. If incident wavelength is decreased, so that emitted photoelectrons are moving with same velocity, then stopping potential will increase, decrease, be zero, and be exactly half. So again is a theory question. वेवलेंथ को जैसा कम करोगे एनर्जी वैसे बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट? करेक्ट. अब रिमेंबर दिस, यू आर डिक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब यू आर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर. फोटोन का एनर्जी ज्यादा, मतलब जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी भी ज्यादा. करेक्ट. तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा. हाँ, तो विल इंक्रीज. ऑप्शन नंबर ए खत्म. ओरल क्वेश्चन. It will increase. Why? You see, light of wavelength lambda which is less than threshold wavelength is incident on photosensitive material. Wavelength less than threshold मतलब emission तो already हो रहा है. Correct? मतलब electrons are being emitted with some kinetic energy. अगर आपने wavelength को decrease किया तो you are further increasing energy of photons, मतलब you are increasing energy of emitted photoelectrons. अब, right? So that the photoelectrons are moving with same velocity, right? Then stopping potential will increase. सही है. स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, राइट? तो स्टॉप कब होगा? अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रख दिया, राइट? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ना मतलब वेलोसिटी बढ़ना, राइट? अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया मतलब आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी वेलोसिटी को सेम रख रहे हो, क्योंकि एनर्जी को सेम रख पा रहे. यू आर स्टिल नॉट गेटिंग इट. देखो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. यू हैव टू थिंक लिटिल बिट. फोटोन का एनर्जी क्या डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, राइट? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है? अपोज करता है, राइट? और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मोर और लेस सेम एनर्जी होता है. मोर और लेस, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता. मोर और लेस. अगर मैंने वेवलेंथ को कम किया तो एनर्जी बढ़ गया फोटोन का. फोटोन का एनर्जी बढ़ा तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा. फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा मतलब उसका, किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? वेलोसिटी. वेलोसिटी बढ़ने नहीं देना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When light of wavelength lambda is incident on photosensitive surface, stopping potential is V. When light of wavelength 3 lambda is incident on the same surface, the stopping potential is V by 6. Threshold wavelength of the surface S. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था. We will do it again, but you need to know this one, right? So you should know. I will start directly from this formula now. EV equal to HC 1 by lambda minus 1 by lambda 0. तो ये फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए. You should remember this. Okay. तो ये आपको पता होना चाहिए. Good. Then case 1 में what is stopping potential? V. What is wavelength? Lambda. मतलब ये जो इक्वेशन है ये केस 1 का ही इक्वेशन है. So you have this equation is basically of case 1 only. सिर्फ केस 2 में this is case 1 and in case 2 what you have is, अच्छा ये EV0 को हम बोल रहे हैं V. What is V? V by 6. तो EV by 6 equal to HC. What is wavelength?
thrice lambda minus 1 by lambda 0. Do you remember what we did after this? Divide. तो इसके बाद हमने दोनों को कर दिया था डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया तो EV अपॉन EV बाय 6 कैंसल एंड कैंसल इक्वल टू HC तो वैसे भी हो जाएगा कैंसल 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा 0 अपॉन HC 1 बाय 3 लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा 0 कैंसल एंड कैंसल, ये 6 जाएगा ऊपर, you will have this as, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, कर ही लो, 6 will go up and then cross multiplied with this, तो 1 upon 3 lambda minus lambda 0 equal to 1 by lambda minus 1 by lambda 0. सॉल्व करो इसको, सॉल्व दिस, तो दिस इज इक्वल टू 2 by lambda, है ना, 6 upon 3 lambda is 2 by lambda minus 6 by lambda 0 equal to 1 by lambda minus 1 by lambda 0. Shift and shift. 2 by lambda minus 1 by lambda equal to 6 by lambda 0 minus 1 by lambda 0. तो यह आ जाएगा आपका 1 by lambda equal to 5 by lambda 0. तो lambda 0 is 5 times of lambda. So this is what you should get. Option number D. Next question. The de Broglie wavelength of a particle is proportional to mass, proportional to impulse, inversely proportional to impulse, does not depend on impulse. How do you know? You have never checked the relation of de Broglie wavelength with impulse. You have to first find out the relation. तो कैसे करोगे? For sure, option A तो है नहीं. This is for sure. क्योंकि de Broglie wavelength is h upon momentum, and momentum is m into v. मतलब it is inversely proportional, not directly proportional. Right? अब you should remember impulse. Impulse is force into time. Right? Impulse is force into time. Remember this. तो wavelength equal to h upon, एक काम करो, force मतलब ma, a is v by t, multiply divide by t. When you multiply divide by t, you get v by t as a, so that is equal to h upon m a t, है ना, v by t is a, but this is f, so h upon f t, but f t is impulse, where you should know impulse is force into time, so wavelength is inversely proportional to impulse. Correct? Option number C. Right? But wait a minute, सही है ये, but you should know impulse is nothing but change in momentum. कैसे? Newton's second law of motion, F equal to dp by dt. So dp is f dt, but f dt is impulse. Correct? तो यहीं पे पता लग गया ना, wavelength is proportional to, inversely proportional to momentum, but momentum is directly proportional to impulse is nothing but change in momentum. है, तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको पता होना चाहिए wavelength is inversely proportional to momentum, मतलब wavelength is inversely proportional to change in momentum, मतलब wavelength is inversely proportional to momentum, change in momentum मतलब impulse. Option number C. खत्म. That's how you are supposed to solve. लिख लो full method, but I don't want you to do this in exam. Straight away पता होना चाहिए. Question. For photoelectric emission from certain metal, the cutoff frequency is nu, मतलब threshold frequency is nu. If radiation of frequency 2 nu impinges, मतलब is incident on the metal plate, the maximum possible velocity, maximum possible velocity of the emitted electron will be. देखो threshold frequency आपको बता दिया कितना, nu, cutoff frequency मतलब threshold frequency, मतलब nu 0 is equal to nu, incident frequency कितना है 2 nu,
राइट। और आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल। इफ यू रिमेंबर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, kinetic energy is equal to h nu incident minus work function। अब अगर आपको फॉर अ गिवन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम चाहिए, तो इन दैट केस वर्क फंक्शन शुड बी नियर टू जीरो। इसके लिए फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर एक कोटिंग करते हैं, वो जो कोटिंग होता है इट रिड्यूसेस वर्क फंक्शन, मतलब बेसिकली वर्क फंक्शन इज नियरली जीरो। सो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल velocity, work function should be equal to zero. Therefore, kinetic energy equal to h nu incident. Right? Therefore, kinetic energy is half m v square and h nu incident is 2 nu. Right? तो यहां से आपको if you solve this you will get, ये v है और ये frequency है, do not get confused here. So you get v square equal to 2 into 2 4 h nu by m. So v equal to under root of 4 right? नहीं, under root of 4 नहीं। what is nu incident? 2 nu, right? correct, right? अभी कुछ बुक्स में ऐसा दिया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, गलती क्या होगी वो नहीं करना है। यू विल सी दैट दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। कुछ बुक में लिखा है फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी वर्क फंक्शन इज जीरो, ऐसा नहीं करना है, आंसर नहीं होगा आएगा आपका। करके देखो फिर बताता हूँ। अंडर रूट ऑफ 4h nu by m, तो व्हाट इज v? 2 अंडर रूट ऑफ h nu by m है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी, गुड। बट do you see they are telling you cutoff frequencies? Do you remember cutoff frequency? मतलब यहां से आपको वर्क फंक्शन मिल सकता है, और अगर कटऑफ फ्रीक्वेंसी आपको नो बोला है तो h नो इज वर्क फंक्शन, राइट? तो यू विल राइट डाउन दिस एज माइनस h nu 0 which is of course you know which is करेक्ट। तो ये कितना हो गया? h nu, सही है। तो ये 4 की जगह पे क्या आएगा? 2, यहां पे क्या आएगा? 2, तो हियर यू विल गेट 2। तो अब आंसर क्या आएगा? सी। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। सम बुक्स हैव गिवन ऑप्शन नंबर डी, ओके, तो विच इज नॉट रियली करेक्ट। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पहले भी किया है। द वेवलेंथ lambda e of electron and lambda p of proton of same energy are related by option number B. It was B, कल ही किया था हमने लास्ट सेक्शन। आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल which are accelerated from rest by potential difference of 100 volt is simple and joke। अगर आपको याद होगा, if you remember, ratio of momenta of electron and alpha particle, so do you remember energy was equal to half mv square। फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय मास कर लिया था। तो when you multiply divide by mass you have momentum square in the numerator, मतलब momentum square is 2 times of m into e, मतलब momentum is under root of 2me, मतलब this is equal to 2mq into v। याद है ev, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ev, लेकिन वहां पे ev क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन था। कोई जनरल चार्ज के लिए क्या लिखोगे? qv। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग वैसे भी वर्क डन मतलब एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो qv। अब
क्या बोला है, दोनों के दोनों को, इलेक्ट्रॉन को भी और अल्फा पार्टिकल को भी, यू आर एक्सर्टिंग देम थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू। तो मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, और किसका, अल्फा पार्टिकल का। इसका रेशो चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास अल्फा एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, राइट। तो व्हाट इज मास, यू शुड नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन बोला है, राइट। तो अब you have to know what is charge on electron, e e what is charge on alpha particle, 2e, क्योंकि दो प्रोटॉन होते हैं उसमें और दो न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, e और e कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ me अपॉन 2m अल्फा, ऑप्शन नंबर डी। Expression, when the kinetic energy of an electron is increased, the wavelength of the associated wave will increase, decrease. Wavelength does not depend on kinetic energy, none of the above. अरे it depends, अभी तो देखा था हमने। Do you remember wavelength is h upon momentum, but momentum is under root of 2 times of kinetic energy. मतलब in short wavelength is inversely proportional to kinetic energy. तो energy increases तो wavelength decreases, तो associated wavelength will decrease, option number B, simple. Question: which of the following is not the property of photons? Momentum, yes, photons have momentum. Energy, yes, they have. Velocity, they also have. 3 × 10⁸. They do not have charge. The momentum of photon, अभी आ गया, देखो है, यहाँ पे पूछते हैं कि प्रॉपर्टी है कि नहीं, यहाँ बोलते हैं momentum is कितना, the momentum of a photon of energy 1 MeV will be, एनर्जी आपको देके रखा है, एनर्जी इज 1 m मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी E इज 1 मिलियन मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और आंसर आपको बोला इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब बेसिकली एनर्जी जो है वो EV में चलेगा नहीं, एनर्जी यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल, डिवाइड बाय E या फिर मल्टीप्लाई बाय E। अरे EV से कहा जाना है आपको, राइट। तो EV का V अलग कर दो और E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बन गया जूल, राइट। दिस इज हाउ यू डू इट, यू नीड टू नो दिस। EV का जो E है ना वो होता है 1.6 × 10⁻19 और V हटाओ और लिख दो जूल, तो 1.6 इंटू दिस इज 10⁻13 जूल। E तो मिल गया, फाइंड क्या करना था, मोमेंटम। आपको याद होगा मैंने कल बताया था, पहले भी बताया था, वापस बता देता हूँ, E इक्वल टू mc², मतलब E इक्वल टू mc इंटू c, दिस इज नथिंग बट मोमेंटम, तो मोमेंटम इज E बाय c, करेक्ट। तो मोमेंटम इज E बाय c, बट E इज 1.6 into 10⁻13 and c is 3 into 10⁸. Shift it up, 1.6 by 3 into 10⁻21, right। 1.5 होता, अगर 1.5 होता तो ये 1.5 by 3 0.5 मतलब 5 into 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻21, तो 5 into 10⁻⁻22, ऑप्शन नंबर डी। Next, very difficult again. When intensity of incident light increases,
इंटेंसिटी इंक्रीज करना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करना मतलब करंट इंक्रीज करना। ए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, if nr and nv denote number of photons emitted by red bulb and violet bulb, actually not red bulb violet bulb, ठीक है बोल सकते हो, the bulb which appears red is red bulb, the bulb which appears violet is violet bulb, of equal power, power is equal in a given time, time is also same, given time मतलब दोनों का time भी same है, then what is the relation between number of photons emitted by red and violet bulb? तो पहले तो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट, फिजिक्स का प्रॉब्लम यही होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है वही समझ में नहीं आता, जरूरत भी नहीं समझने की। यू सी देयर इज अ वर्ड व्हिच यू हैव नॉट सीन सो फार इन दिस चैप्टर, दैट इज पावर, राइट? तो अभी आ गया पावर, तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, पता होगा ना पावर, राइट? देन वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। E, if E represents energy of each photon, तो total number of photons है n, तो total energy is Ne by T, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि रेड बल्ब एक ही फोटोन इमिट कर रहा है, it will emit number of photons in given time T, correct? Then आपको बोला है पावर इक्वल है और आपको पूछा है what is the relation between number, तो is this sufficient formula to find out, ये sufficient है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप रेड और वॉयलेट बल्ब की बात करते हो, इसका मतलब एक बल्ब में से रेड वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू रेड कलर इज इमिटेड, और एक में से वॉयलेट, करेक्ट? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो वेदर एनर्जी इज सेम और नॉट, पता है क्या? नहीं। तो फिर एनर्जी नहीं पता तो एनर्जी के बारे में लिख लो, इक्वल टू P इज N, E इज Hc बाय लैम्डा, और क्या आ गया? T, तो N इक्वल टू PT अपॉन Hc और लैम्डा। P कांस्टेंट, क्योंकि क्या बोला है? इक्वल पावर, तो P इज कांस्टेंट, गिवन टाइम मतलब T इज आल्सो कांस्टेंट, H तो वैसे भी कांस्टेंट था, C भी कांस्टेंट था, तो N इज प्रोपोर्शनल टू wavelength. But if you remember, wavelength of red color is greater than wavelength of violet color. Therefore, number of photons of red color is greater than number of photons of violet color. Option number B. Done. Next question. Very difficult again now. Dual nature of light is exhibited by diffraction and photoelectric effect, because diffraction proves that light has wave nature, whereas photoelectric effect proves that light has particle nature. So dual nature is exhibited by diffraction and photoelectric effect. So that is the end of previously asked CET questions. So that's it for today.